इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कई टूलों के बारे में, जैसे कि हमारे सिलेक्शन टूल है और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है। ऐसे कई टूल हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो अभी मैं एक फ़ाइल जनरेट करता हूँ, न्यू डॉक्यूमेंट, और यहाँ से मैं इसका नाम रख देता हूँ क्लास 1। यहाँ से कोई भी साइज़ हम अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं प्रिंट के लिए कोई चीज़ डिज़ाइन बना रहा हूँ, कोई डिज़ाइन बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ से प्रिंट पे क्लिक करूँगा और ये होते हैं इसके अंदर आर्ट बोर्ड। कि किसी भी डिज़ाइन के लिए हम अलग अलग डॉक्यूमेंट में पेज क्रिएट करते हैं, ऐसे ही एक डॉक्यूमेंट में कई तरह के आर्ट वर्क हम मल्टीपल बना सकते हैं, जिनके ऊपर हम डिज़ाइन रख कर बहुत सारे डिज़ाइन एक ही डॉक्यूमेंट में सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसका साइज़। अब साइज़ प्रिंट के लिए कौन कौन से अवेलेबल होते हैं, ऐसी A4, A3, ये बहुत सारे इसमें साइज़ मिल जाएंगे। लेटर पे जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर ये mm में इसका साइज़ दिखा दिया। अगर मैं जानना चाहता हूँ कि mm की जगह यहाँ पर इंचेस आए तो क्या इसका मेजरमेंट होगा, यहाँ पर मिलीमीटर की जगह मैं इंचेस कर दूँ तो ये इसका एक्चुअल साइज़ होगा इंचेस में। देन इसके बाद ओरिएंटेशन होता है, ये पोर्ट्रेट है, ये लैंडस्केप है। लैंडस्केप ये इस तरह से आएगा, विड्थ में इसकी ज़्यादा होगा, और पोर्ट्रेट में ये हाइट में बहुत ज़्यादा होगा विड्थ के अकॉर्डिंग। देन इसके बाद नीचे आता है ब्लीड। ब्लीड मैं आगे समझाऊंगा आपको, अभी के लिए इसको छोड़ देते हैं। देन एडवांस सेटिंग में ये CMYK मोड है। अगर हम कोई प्रिंट के लिए कोई भी डिज़ाइन बनाते हैं, जो वो मशीन होती है एक डिटेक्ट करती है CMYK, सियान, मैजेंटा, येलो, ब्लैक। वेब पे चलते हैं, हमारे फ़ोन में हम देखते हैं बहुत सारे डिज़ाइन होते हैं जिनमें कलर पैलेट जो होती है रेड, ग्रीन, ब्लू होती है, RGB जिसे बोलते हैं। तो ये प्रिंट के लिए इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कि इसका कलर मोड CMYK हो। देन इसके बाद रास्टर इफेक्ट में आके हम देखेंगे कि हाई रेजोल्यूशन इसका 300 ppi पर पिक्सल इंच। तो इस टाइप से हम इसको भी चेंज कर सकते हैं। मीडियम और ये स्क्रीन मैं रिकमेंड करूंगा कि इसको हाई रखो ताकि हाई रेजोल्यूशन मिल सके। देन और कुछ नहीं छेड़ना है इसमें। देन यहाँ से मैं ओके कर रहा हूँ। अभी ये डॉक्यूमेंट जनरेट हो गया। सबसे पहले मैं देखूंगा कि सिलेक्शन टूल का काम क्या होता है। सिंपल, आप कोई एक शेप बना लीजिए। इस शेप के अंदर मैं कलर कर रहा हूँ, ये कलर कर दिया। इसको मैं छोटा या बड़ा इसके कॉर्नर से पकड़ के कर सकता हूँ। ये जो आप देख रहे हो वाइट कलर का, इसे बोलते हैं एंकर पॉइंट। ये कुछ पॉइंट दिख रहे हैं, ये एंकर पॉइंट होते हैं, और जो बीच वाला होता है ये सेंटर पॉइंट होता है। जब आप सेंटर पॉइंट से इसको उठाओगे, मूव करोगे, तो ये दिखाएगा कि कहाँ पर कितना मूव हो रहा है, ये मेजरमेंट जो दिखा रहा है सामने। देन इससे कोई भी डिज़ाइन आप मूव कर सकते हो। सिंपली किसी भी डिज़ाइन को आप छोटा कर सकते हो। ये देखिए, मैं यहाँ से कॉर्नर से पकड़ के इसको मूव कर रहा हूँ तो ये पूरा इस तरह से कस्टमाइज हो रहा है। अगर मैं शिफ्ट के साथ यहाँ से इस तरह से करूँ तो ये पूरा इसका जो रेशो है वो बराबर इक्वल रहता है। देन इसके बाद अगर मैं इसको कॉपी करना चाह रहा हूँ तो कंट्रोल, पहले इस पर राइट क्लिक कर लें। अगर राइट क्लिक के नहीं आ रहा है, बट मोस्टली आ जाता है, अगर नहीं आ रहा है तो कंट्रोल C दबाइए और कंट्रोल V। जैसे ही आप कंट्रोल V करोगे तो यहाँ पर एक अलग से कॉपी बन के आ जाएगी। अब कई बार ज़रूरत पड़ती है कि एक डिज़ाइन के ऊपर दूसरा डिज़ाइन हमें कॉपी करना है, तो कंट्रोल C करो और कंट्रोल शिफ्ट V करो ताकि वो अपनी जगह पर ही पेस्ट हो जाए। अब यहाँ पर मैं इसका कलर चेंज कर रहा हूँ। देन इसके बाद मैं इसको मूव करके देखूँ तो ये दूसरा डिज़ाइन था जो हमने कंट्रोल शिफ्ट V करके उसी की जगह पर पेस्ट कर दिया था। शिफ्ट के साथ अगर मैं इसको थोड़ा सा मूव करूँगा तो ये इक्वली मूव होगा, यानी कि बिल्कुल बराबर उसकी अलाइन में मूव होगा। अगर मैं इस डिज़ाइन को नीचे, अभी मैं इसको छोटा कर रहा हूँ, देन ऑल्ट के साथ मैं शिफ्ट भी प्रेस करूँगा तो बिल्कुल अलाइन में जाएगा। और फिर माउस का लेफ़्ट क्लिक है, उसको मैं छोड़ूंगा ड्रैग करके, फिर मैं ऑल्ट को छोड़ूंगा, देन ये कॉपी हो जाएगा। अब जैसे मैंने ऑल्ट के साथ लेफ़्ट क्लिक से ड्रैग किया नीचे, फिर मैंने क्लिक छोड़ा, और फिर यहाँ पर बिना क्लिक किए, बाहर बिना क्लिक किए आप कंट्रोल D प्रेस करोगे तो ये रिपीट होता रहेगा। इसी तरह से हमें इसमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती कि कितना मेज़रमेंट, कितना गैप आ रहा है, कितना नहीं आ रहा। ये सब एक बार में ही हम कर सकते हैं। और एक तरीका और है इसका। अभी जैसे मैं यहाँ पर एक और कॉपी ले लेता हूँ। देन इसके बाद
अफेक्ट पे जाइए, डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म, उसके बाद ट्रांसफॉर्म। अब यहाँ से मैं एक कॉपी ले लेता हूँ और यहाँ से प्रीव्यू कर दिया। देन अब इसको मैं, इसका जो मूवमेंट है इसको मैं छेड़ना हूँ वर्टिकल को मैं बढ़ा लेता हूँ। कितना गैप चाहिए वो यहाँ से अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। जैसे मुझे इतना गैप चाहिए, और भी ये एक कॉपी हुआ है, एक इसकी जनरेट कॉपी हुई है। अगर मैं इसको कॉपी को बढ़ा दूँ, यहाँ से आप टाइप भी करके बढ़ा सकते हो, ये देखिए ऐसे करके हो जाएगा। देन इसको ओके करिए तो ये आपको सिंपल इस तरह से मिल जाएगा। और जब आप एक को क्लिक करके ऐसे मूव करोगे या फिर किसी एक शेप को, अगर मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ तो ये सेलेक्ट नहीं हो पा रही, मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ तो भी सारी शेप हमारी कंट्रोल हो रही है। तो ये हमारी मास्टर शेप है। अगर मैं चाहता हूँ कि इनमें भी अलग अलग कलर करूँ तो इस पर क्लिक करूँगा, देन ऑब्जेक्ट में जाऊँगा, यहाँ से एक्सपेंड अपीयरेंस करूँगा, इसकी मेन शेप पे मैं क्लिक करूँगा और ऑब्जेक्ट पे जाके एक्सपेंड किया था, इसी तरह से फिर से एक्सपेंड करेंगे। देन अब ये सारी शेप अलग अलग हो चुकी हैं, लेकिन ये ग्रुप बन गया है इनका। अब राइट क्लिक करके इसको अनग्रुप करूँगा और यहाँ से किसी भी शेप पे मैं क्लिक करके उसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ, उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन है, उसकी हाइट एंड विड्थ वो भी मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, और इसकी रोटेशन भी मैं चेंज कर सकता हूँ। तो बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन ऐसे मिल जाते हैं जिससे हम किसी भी शेप को ऐसे टुकड़ों में अलग कर सकते हैं। तो ये था काम हमारा सिलेक्शन टूल का, और हमने देखा इसको अलग किस तरह से किया जाता है, रिपीट किस तरह से किया जाता है। अब इसी के साथ साथ हम देख लेते हैं कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्या काम करता है। अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के लिए मैं एक शेप और अलग से बना देता हूँ। जैसे कि अभी मैंने एक रेक्टेंगल बना लिया, देन इसके बाद मैं इस कॉर्नर को कर्व में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की हेल्प से मैं इसके एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करूँगा, देन यहाँ से कर्व। अब कर्व करने पर इसके जो हैंडल हैं वो कुछ इस तरह से बन जाते हैं। अगर किसी हैंडल को मैं इस तरह से मूव करूँ तो दूसरा हैंडल भी अफेक्टिव होता है। अगर मैं चाहता हूँ कि एक ही हैंडल को मैं मूव करूँ और दूसरा अपनी जगह पर ही रहे, तो ऑल्ट के साथ मैं क्लिक करके इसको मूव करूँगा इस तरह से, ठीक है। और इसी डिज़ाइन को मैं नीचे वाले कॉर्नर से एंकर से पॉइंट पकड़ के फिर इसको कर्व करूँ। अब ये कर्व हो चुका है, और बाद में मुझे ज़रूरत पड़े कि पहले जैसा ही करना है बिल्कुल कॉर्नर वाला, तो सेलेक्ट करेंगे और जब इसके हैंडल दिखने लगें तो मैं यहाँ से फर्स्ट वाले पे क्लिक करूँगा, देन ये फिर से कॉर्नर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये तरीका था। हमने देखा कि यहाँ पर एंकर पॉइंट को कैसे एडजस्ट करते हैं। अगर मैं किसी एक एंकर पॉइंट को डिलीट करना चाह रहा हूँ, जैसे कि इसको सेलेक्ट किया, अब यहाँ से माइनस का ऑप्शन आ गया तो ये डिलीट हो गया, ठीक है। और इसको अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर भी एक एंकर पॉइंट बन जाए, तो सिंपल आप पेन टूल के अंदर चले जाइए, यहाँ से प्लस वाले साइन पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करोगे तो ये एक एंकर पॉइंट बन जाएगा। एक और मैं बना रहा हूँ और यहाँ पर भी एक बना दिया। देन इसके बाद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से मैंने इस एंकर पॉइंट को बाहर की तरफ मूव कर दिया। तो इस तरह भी हम डिज़ाइन बना सकते हैं अपनी अकॉर्डिंग, कहीं पर भी एंकर पॉइंट ऐड कर सकते हैं और किसी भी एंकर पॉइंट को माइनस भी कर सकते हैं। जैसे ये वाला एंकर पॉइंट मुझे ठीक नहीं लग रहा, मैं चाहता हूँ सिंपल यहाँ से यहाँ तक एक लाइन बन जाए बस, तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और माइनस कर दूँगा। अभी जो इसका हैंडल है ये कर्व हो रहा है, तो मैं इसको यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर मूव करके ऐसे स्ट्रेट बना दूँगा। अब ये भी कर्व है इस साइड वाला एरिया, देन इसको भी मैं यहाँ पर क्लिक करके इसके एंकर पॉइंट पे क्लिक करके देन इसका जो हैंडल है वो मैं या तो यहाँ पर टच कर दूँ या फिर इसका हैंडल को, ये जो इसका हैंडल था इसको मैं वापस यहीं पर टच कर दूँ, तो भी हम अपना काम इजीली कर सकते हैं, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन आता है कि ये जो डिज़ाइन हमने बनाया है इसको फ्लिप किस तरह से करना है। माना कि जैसे अभी ये डिज़ाइन है तो इसी का मैं कॉपी इधर लाना चाह रहा हूँ जो बिल्कुल रिफ्लेक्टिव हो, तो राइट क्लिक करना है और यहाँ से ट्रांसफॉर्म,
ट्रांसफॉर्म में कई चीज़ें आ जाएंगी हमारे पास, जैसे कि अभी आपको शो नहीं हो रहा, शायद मैं दिखाता हूँ फिर से। राइट क्लिक करके आप देखिए यहाँ पर ये ट्रांसफॉर्म ऑप्शन आ गया। देन इसके बाद यहाँ पर कुछ ऑप्शन आ रहे हैं, तो रिफ्लेक्ट वाले पे मैं क्लिक करूँगा। देन इसके बाद प्रीव्यू, अब प्रीव्यू करके मैं कॉपी कर दूँगा, कॉपी हो गया। देन इसके बाद इस डिज़ाइन को मैं शिफ्ट के साथ हल्का सा ऐसे मूव करूँगा, और जहाँ पे मुझे मूव करना है, जहाँ पर रखना है ये डिज़ाइन, तो मैं वहाँ पर रख दूँगा। देन ये बिल्कुल इसका एग्जैक्ट रिफ्लेक्टिव डिज़ाइन है। अगर इसी को मुझे वर्टिकल रिफ्लेक्ट करना है तो राइट क्लिक करके सबसे पहले इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, और ऑल्ट के साथ नीचे लाके मैं इसको छोड़ देता हूँ। अब यहाँ पर आके ट्रांसफॉर्म, देन रिफ्लेक्ट, और रिफ्लेक्ट के साथ साथ ये शाइन आ गया हॉरिजॉन्टल। देन इसको कॉपी कर देंगे, कॉपी करना तो कॉपी कर दीजिए, अदरवाइज ओके करोगे तो वही डिज़ाइन रोटेट हो जाएगा। इसको मैं ऊपर ले जाऊं और ये इस तरह से बन गया। अब इसी में कुछ डिज़ाइन ऐसे भी होते हैं, जैसे कि मैं चाह रहा हूँ कि ये पूरा डिज़ाइन एक ही बन जाए। अब ये दो शेप हैं, एक ये वाली है और एक नीचे वाली है। अब इन दोनों शेपों को मैं एक करना चाह रहा हूँ, तो विंडो में जाऊँगा और यहाँ से नीचे ऑप्शन आता है पाथ फाइंडर। पाथ फाइंडर ये रहा पाथ फाइंडर। शिफ्ट कंट्रोल और F9 प्रेस करोगे तो ये ऑप्शन आ जाते हैं। देन इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं हमारे पास, अभी मैं बस इसका यूज़ बताऊंगा आपको। सेलेक्ट करना है और यहाँ से इस पर क्लिक करना है। देन ये बड़े काम के यूज़फुल टूल हैं, इनकी वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा जिसमें पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो अभी के लिए सिर्फ इसी डिज़ाइन को हमें मर्ज करना था, ये मर्ज हो चुका है। तो ये यूज़ था डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का, जिससे हम कोई भी एंकर पॉइंट ऐड कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, या किसी भी एंकर पॉइंट को हम कर्व में कन्वर्ट कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो आज हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और सिलेक्शन टूल दोनों के बारे में हमने सीखा।